क्वालिटी रिव्यू का कंसेप्ट बिल्कुल रिजेंबल करता है आपके पीयर रिव्यू के कंसेप्ट के साथ। डिफरेंस बेसिकली क्या है? जो क्वालिटी रिव्यू है दैट इज अंडर द डायरेक्शंस एंड कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ QRB। QRB की कॉन्स्टिट्यूशन कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। ये प्रोविजन चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट अमेंडमेंट 2006 में जो आया था अमेंडमेंट, उसमें इंट्रोड्यूस किया गया था। जैसे पीआरबी अभी हमने डिस्कस किया, पीआरबी कौन बना रहा है? पीआरबी कौन कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है? पीआरबी ICAI। बट QRB की कॉन्स्टिट्यूशन सेक्शन 28A ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949 के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। नंबर 2, QRB के फंक्शंस सेक्शन 28A में बताए गए हैं, प्लस इसके जितने प्रोसीजरल पार्ट हैं सारे के सारे वो CA प्रोसीजर्स ऑफ मीटिंग ऑफ QRB एंड टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस एंड अलाउंस ऑफ चेयरपर्सन एंड मेंबर्स ऑफ द बोर्ड रूल्स 2006 में बताए गए हैं। ओके, तो इसका मीनिंग अब हमें 28A पढ़ना है, 28B पढ़ना है और ये रूल्स पढ़ने हैं। यहां पर प्रैक्टाइजिंग यूनिट की जगह जो वर्ड हमें मिलेगा वो क्या होगा? ऑडिट फर्म। रिव्यूअर की जगह जो वर्ड हमें मिलेगा वो वर्ड होगा टेक्निकल रिव्यूअर। टेक्निकल रिव्यूअर। बाकी लगभग मोस्ट ऑफ द कंसेप्ट जो हमने पीयर रिव्यू के अंदर डिस्कस कर रखे हैं वही कंसेप्ट रिजेंबल करते हैं क्वालिटी रिव्यू के साथ। इसके एडिशन में एक और पॉइंट है, पीआरबी एक क्वालिटी रिव्यू ग्रुप और बनाता है। QR ग्रुप, क्वालिटी रिव्यू ग्रुप। अब जो क्वालिटी रिव्यू ग्रुप है वो क्या करता है? जो टेक्निकल रिव्यूअर रिपोर्ट इशू करता है सारी, उन रिपोर्ट्स के कंसीडर करके क्वालिटी रिव्यू बोर्ड को अपनी तरफ से रिकमेंडेशन देता है क्या एक्शन लिए जा सकते हैं। सो क्वालिटी रिव्यू बोर्ड के कंसेप्ट को अब हमें कवर अप करना है। बेसिक मैंने इसका आपको पीयर रिव्यू का बताया सारा, तो पीयर रिव्यू के कंसेप्ट की तरह से ही QRB का ये कंसेप्ट है। हम इसके अंदर क्वालिटी रिव्यू का ऑब्जेक्टिव, उसका स्कोप, क्वालिटी रिव्यू बोर्ड की कंपोजिशन, टेक्निकल रिव्यूअर की क्वालिफिकेशन, किस तरीके से ऑडिट फर्म को सेलेक्ट किया जाता है, हाउ द क्वालिटी रिव्यू प्रोसेस इज बीइंग परफॉर्म्ड, हाउ द रिपोर्ट्स आर बीइंग प्रिपेयर्ड, what are the considerations while drafting the report and all other matters in relation to quality review अब हमें पढ़ना है। क्वालिटी रिव्यू पर एक रिपोर्ट है क्वालिटी रिव्यू बोर्ड की 2016-17 की, जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस की थी, खुल नहीं रही है नेट के ऊपर, माइट भी उनकी साइट में कुछ प्रॉब्लम है। तो वो रिपोर्ट आप जरूर देखिएगा QRBCA.in की वेबसाइट के ऊपर, और उस रिपोर्ट में यू विल फाइंड कि क्वालिटी रिव्यू बोर्ड ने एक एक स्टैंडर्ड्स के ऊपर कुछ कंपनीज को, कुछ प्रैक्टाइजिंग यूनिट्स को, उनके काम को इवैल्यूएट किया है और उन्होंने हर एक स्टैंडर्ड के ऊपर जो नॉर्मल डेफिशिएंसीज फाइंड आउट की हैं उनको रिपोर्ट किया है। हावड़ा जो आपने मुझे भेजा था मेल के ऊपर, वो तो सिर्फ 1 पेज का था जो मेरे को यहां पर भी दिख गया था ICAI की वेबसाइट पर। एक बार और ट्राई करके देखें, क्या पता शायद खुल जाए। इंस्टीट्यूट के होम पेज पे, लैपटॉप नहीं, अनाउंसमेंट्स के अंदर 14 नवंबर की ये अनाउंसमेंट है जो हावड़ा मेरे पास मेल आई है, मैंने ब्रेक में चेक किया था, आपने मुझे ये भेजा है। मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे चाहिए ये रिपोर्ट। ये रिपोर्ट ओपन नहीं हो रही है,
तो आप एक बार इस रिपोर्ट को ओपन करके पढ़िएगा जरूर। एक एक स्टैंडर्ड्स के ऊपर इन्होंने माइन्यूटली काम कर रखा है और बताया गया है किस किस स्टैंडर्ड में कौन कौन सी तरह की डेफिशिएंसीज फाइंड आउट की गई है। तो नाउ अब स्टार्ट करते हैं। टॉपिक लेंथी है बट मैं इसमें से आपको जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो सारा कवर अप करा रहा हूं। दिखाएं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो टॉपिक में मीनिंग, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ क्वालिटी रिव्यू है, उसकी एक इंट्रोडक्शन दी गई है। इंट्रोडक्शन, क्वालिटी की रिक्वायरमेंट आती कहां से है? क्वालिटी की रिक्वायरमेंट आती है SQC 1 से, जो कहता है एक प्रैक्टिशनर फर्म को क्वालिटी कंट्रोल के सिस्टम को इंश्योर करना चाहिए अपने दो ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। दो ऑब्जेक्टिव कौन से हैं? दो ऑब्जेक्टिव कौन से हैं? नंबर 1, क्या आपने प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स की कंप्लायंस की है, लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट को कंप्लाई किया, 1। एंड नंबर 2, जो रिपोर्ट आपने इशू की क्या वो एक एप्रोप्रिएट रिपोर्ट है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अंडर सेक्शन 28A QRB को कॉन्स्टिट्यूट किया इन 3 फंक्शंस को परफॉर्म करवाने के लिए। ये 3 फंक्शंस क्या हैं? ये आपको याद करने चाहिए। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ QRB? सेक्शन 28B ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट हमें बताता है। 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फंक्शंस ऑफ QRB। फर्स्ट वन, काउंसिल को रिकमेंडेशन देना। काउंसिल किसकी? ICAI की। इन रिलेशन टू क्वालिटी ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द मेंबर्स ऑफ द इंस्टीट्यूट। नंबर 2, इंस्टीट्यूट के मेंबर्स जो सर्विसेज रेंडर कर रहे हैं उन सर्विसेज की क्वालिटी को रिव्यू करना। नंबर 3, इंस्टीट्यूट के मेंबर्स को गाइड करना हाउ दे कैन इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ सर्विस एंड इन एडहेरेंस टू लीगल एंड अदर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। रूल नंबर सेक्शन 28B of Chartered Accountant Act 1949 prescribes the 3 functions of Quality Review Board. Number 1, to make recommendations to the Council of ICAI with regard to quality of services rendered by the members. Recommendation. Number 2, to review the quality of services provided by the members. And number 3, to guide the members of the institute to improve the quality of services and compliance of statutory and other legal requirements. बिल्कुल, यदि क्यूआर में कोई डेफिशिएंसी मिलती है देन वो रिपोर्ट डिसिप्लिनरी बॉडी तक चली जाएगी एंड डिसिप्लिनरी अथॉरिटी विल टेक द एक्शन। हावड़ा। नो, अब इन फंक्शंस को एक्सरसाइज करने के लिए क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई रूल बनाए? बिल्कुल। उन रूल्स का नाम क्या है? चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोसीजर्स ऑफ मीटिंग ऑफ QRB एंड टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ चेयर एंड अलाउंस ऑफ चेयरपर्सन एंड मेंबर्स ऑफ द बोर्ड, रूल 2006। पता नहीं इतना लंबा नाम क्या रखा है। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स प्रोसीडिंग्स ऑफ QRB रूल नहीं लिख सकते थे? सिंपल प्रोसीडिंग्स ऑफ QRB रूल। बट ठीक है, जो भी है, ये नाम तो याद करना पड़ेगा। हावड़ा, नाम तो याद करना पड़ेगा। अच्छा, अब मुझे एक चीज और बताओ, पीयर रिव्यू के रेफरेंस में जो प्रोसीजरल एस्पेक्ट है वो कहां से लेते हैं हम? क्या उनके भी कोई रूल इशू करने रखे हैं मिनिस्ट्री ने पीयर रिव्यू के केस में? बोलो। नहीं,
उस केस में आईसीएआई की काउंसिल ने क्या इशू किया हुआ है? नई झंडे वाला, गवर्नमेंट के कोई रूल नहीं है। काउंसिल ऑफ आईसीएआई हैज इशूड ए स्टेटमेंट। ये रूल क्यों बनाया? सारे प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स को कवर अप करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। क्वालिटी रिव्यू का ऑब्जेक्टिव क्या है? ये ऑब्जेक्टिव मैंने उसी क्वालिटी रिव्यू रिपोर्ट में से उठाए हैं। एज स्टेटेड इन अ रिपोर्ट ऑन ऑडिट क्वालिटी रिव्यू, जो वो रिपोर्ट खुल नहीं रही आज वेबसाइट के ऊपर, उसी रिपोर्ट में से इनको उठाया गया है। रूल 2006 में बना था, हां इंस्टीट्यूट ने सिलेबस में अब डाले हैं। नंबर 1, जैसे पीयर रिव्यू का ऑब्जेक्टिव है, क्या इसका ऑब्जेक्टिव भी वही होगा? टू एंश्योर compliance of ethical, professional and technical standard, to ensure compliance of legal and statutory requirement, to ensure maintenance of quality of reporting। बताएं, क्या वही चीजें होंगी इसके अंदर भी? यस, वही तो काम है। क्वालिटी रिव्यू इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स इवैल्यूएशन ऑफ ऑडिट की क्वालिटी एंड एडहेरेंस टू स्टैट्यूटरी एंड अदर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। सो क्वालिटी रिव्यू में किया क्या जाएगा? ऑडिटर के वर्क को असेस किया जाएगा, वेदर क्या ऑडिटर ने क्वालिटी को इंश्योर किया है। तो रिव्यूअर क्या करेगा? दे विल असेस द क्वालिटी ऑफ ऑडिट एंड रिपोर्टिंग बाय द स्टैट्यूटरी ऑडिटर एंड quality control framework adopted by statutory auditor or audit firm in conducting audit। yes, हावड़ा, दोनों का ही ऑब्जेक्टिव क्वालिटी है, कंप्लायंस ऑफ क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड है, कंप्लायंस ऑफ टेक्निकल, एथिकल एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, कंप्लायंस ऑफ लीगल एंड स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है, टू आइडेंटिफाई द वीकनेसेस इन द सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स है जो ऑडिट के दौरान हुई। Quality review initiated by QRB, they are designed किस लिए? To identify and address weaknesses and deficiencies related to how the audit were performed by audit firms। तो इसके लिए वो क्या करते हैं? सैंपल सिलेक्शन, प्रैक्टाइजिंग यूनिट को सेलेक्ट किया, उसके कुछ सैंपल्स को सेलेक्ट किया, फिर उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखा, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को देखा, ऑडिट रिपोर्ट को चेक किया। टू अचीव दिस गोल रिव्यू किया जाता है सेलेक्टेड स्टैट्यूटरी ऑडिट का जो एक सीए फर्म ने परफॉर्म की है। रिव्यू में किन एस्पेक्ट को कंसीडर किया जाता है? मेन डेफिशिएंसीज को फाइंड आउट किया जाता है, including failure by the firm to identify or to address aspect in relation to financial statements not representing true and fair position। क्या ऑडिटर उसके प्रोसीजर्स, उसके स्टेप्स, उसकी पॉलिसीज, उसकी अप्रोच सफिशिएंट थी एक ओपिनियन को एक्सप्रेस करने के लिए दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट्स ट्रू एंड फेयर व्यू? क्या ऑडिट प्रोसीजर्स इट इज ए सब्जेक्ट ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट? बताएं, क्या ऑडिट प्रोसीजर्स की सिलेक्शन इट इज ए सब्जेक्ट ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट? यस। तो क्या ऑडिटर को जो एसए 200 में अपना ओवरऑल ऑब्जेक्टिव लेना होता है टू एंश्योर दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए ही नीड्स टू परफॉर्म appropriate procedures and collect sufficient and appropriate audit evidences। बिल्कुल सही। तो नाउ अब उसी पर्पस के लिए रिव्यूअर क्या करेगा? क्या एक सीए ने
अपनी रिपोर्ट जो उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर देनी थी, क्या उस रिपोर्ट के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, ट्रू एंड फेयर व्यू एक्सप्रेस करने के लिए जो नेसेसरी प्रोसीजर्स परफॉर्म करे हैं, वेदर दे आर एप्रोप्रिएट वन और नॉट. इट इज नॉट द पर्पस ऑफ ए रिव्यू to review all audit of a firm, to identify every aspect in which a reviewed audit is deficient, kamiyan. So accordingly, a review should not be understood to provide any assurance that the firm audit or client की financial statement reporting they are free of any deficiency. What this means? इसका मतलब क्या है? एक सीए फर्म का रिव्यू हो गया, उस सीए फर्म ने 4 ऑडिट करी थी, उन 4 ऑडिट का भी रिव्यू हो गया और क्वालिटी रिव्यू ने कोई डेफिशिएंसी फाइंड आउट नहीं की. इज इट मींस कि ये अपने आप में एक एश्योरेंस हो गया कि उसका सारा का सारा काम ठीक है? बताएं, क्या ये अपने आप में एक एश्योरेंस हो गया कि उसका सारा का सारा काम ठीक है? नो. रिव्यूअर भी तो टेस्ट चेकिंग पे ही काम करेगा. रिव्यूअर कौन सा 100% चेकिंग पे काम करेगा? नॉट एट ऑल पॉसिबल. सो रिव्यू का पर्पस ये नहीं है कि सारी की सारी ऑडिट, सारे के सारे क्लाइंट, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट को एग्जामिन करना. ये एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है. राइट शॉर्ट नोट ऑन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी रिव्यू. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी रिव्यू. अब स्कोप देखोगे, आपको वही चीज मिलनी है, बिल्कुल सेम पीयर रिव्यू वाली. स्कोप में 3 मेन बातें कही गई हैं. नंबर 1, कंप्लायंस विद टेक्निकल स्टैंडर्ड्स, कंप्लायंस विद स्टैट्यूटरी प्रोविजंस, implementation of quality control system. Implementation of quality control system. 3 चीजें हैं जो मेन हमारे स्कोप के अंदर आती है. अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. टेक्निकल रिव्यूअर विल कैरी आउट द रिव्यू so as to cover in its scope 3 things. नंबर 1, क्या ऑडिट फर्म ने टेक्निकल स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई किया है? क्या ऑडिट फर्म ने लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाई किया है? क्या ऑडिट फर्म ने नेसेसरी क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम्स के प्रोसीजर्स को इंप्लीमेंट किया है या नहीं किया है? हावड़ा पीआरबी क्यूआरबी में डिफरेंस ही नहीं है. क्यों डिफरेंस नहीं है? पीआरबी आईसीएआई कराता है, क्यूआरबी सेंट्रल गवर्नमेंट कराती है. पीआरबी सर्टिफिकेट की नंबर ऑफ प्लेसेस पर स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है, क्यूआरबी की नहीं है. डिफरेंस क्यों नहीं है? इंप्लीमेंटेशन ऑफ टेक्निकल स्टैंडर्ड्स, सॉरी, मीनिंग ऑफ टेक्निकल स्टैंडर्ड्स. टेक्निकल स्टैंडर्ड्स के मीनिंग में, जो टेक्निकल स्टैंडर्ड्स का मीनिंग आप यहां पर पढ़ते थे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एंगेजमेंट स्टैंडर्ड, स्टेटमेंट, गाइडेंस नोट, क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड, लीगल एंड स्टैट्यूटरी प्रोविजन, क्या यही यहां पर है या नहीं? रिव्यू प्राइमरीली सेम ऑब्जेक्टिव, सेम स्कोप, सेम मीनिंग लगभग, बट अप्रोच भी सेम है, लेकिन कराने वाले पर्संस अलग अलग हैं. एक आईसीएआई कराता है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट कराती है. तो टेक्निकल स्टैंडर्ड्स के मीनिंग में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, क्वालिटी कंट्रोल एंड एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स, फ्रेमवर्क फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, statements issued by ICAI, guidance note issued by ICAI, notification directions issued by ICAI, statutory provision or legal requirements, code of ethics issued by ICAI.
हिसार पेज नंबर 17.2 पे क्या चीज? प्राइमा फेसी डिफरेंस है, हाँ टेक्निकली दोनों सेम है। टोलीगंज क्या कह रहे हो? पॉइंट नंबर बी, पॉइंट बी, कंप्लायंस विद लॉ एंड रेगुलेशन, कंपनी लॉ का कंप्लायंस, इनकम टैक्स लॉ का कंप्लायंस, टैक्स ऑडिट कर रहे हो तो। स्कोप का मतलब है आपकी वर्किंग किन डायरेक्शंस में जाएगी और आप जब रिव्यू करने जाओगे तो किन चीजों पर अपना फोकस रखोगे। अब देखो QRB, QRB को कॉन्स्टिट्यूट कौन करेगा? QRB को जनरली ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप भोपाल इकट्ठे भी आ जाते हैं। ऑब्जेक्टिव हमारा मेन, किस पर्पस के लिए हम रिव्यू करने जा रहे हैं और रिव्यू करते वक्त हम किन किन बातों को ध्यान में रखेंगे, किस पर्पस के लिए रिव्यू करने जा रहे हैं, दैट इज ऑब्जेक्टिव। रिव्यू करते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखेंगे वो ऑब्जेक्टिव पर बेस्ड होता है, लेकिन उसको नाम क्या दे दिया जाता है? स्कोप का नाम दे दिया जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट shall by notification constitute a QRB, जिसमें चेयरपर्सन होगा, 5 मेंबर काउंसिल नॉमिनेट करेगी, 5 मेंबर सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी। चेयरपर्सन और मेंबर्स दे मस्ट बी द पर्सन्स ऑफ एमिनेंस हैविंग एक्सपीरियंस इन लॉ, इकोनॉमिक्स, बिजनेस, फाइनेंस, अकाउंटिंग। फंक्शंस वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। 3 मेजर फंक्शन: टू मेक रिकमेंडेशंस टू द काउंसिल, review the quality of services of member and guide the member of institute to improve the quality of services। सीए होना जरूरी तो नहीं है, अभी देखिए आगे टेक्निकल रिव्यूअर का सीए होना जरूरी है। काउंसिल आईसीएआई की, बिल्कुल वाराणसी काउंसिल आईसीएआई की ही होगी। रिव्यू करने से पहले कोई इंटीमेशन देना होगा, बिल्कुल देना होगा। आगे आ रहा है प्रोसेस, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका। अब देखो हिसार कह रहे हैं फिर फंक्शन आ गए, ये बिल्कुल सेम है, ये रिपीट है हिसार, ये तीनों फंक्शन वही तो हैं 28B वाले, 28B वाले। हावड़ा, इसके आपको फॉर्म वगैरह की सारी डिटेल चाहिए तो आप एक काम करें, इन रूल्स को डाउनलोड कर लेना, इन रूल्स के अंदर सारी डिटेल मिल जाएगी। वैसे कोई फॉर्म नंबर वगैरह नहीं है इनके। QRB क्या प्रोसीजर्स फॉलो करेगी वाइल परफॉर्मिंग देयर फंक्शंस? फंक्शंस को परफॉर्म करते वक्त रूल 6 ऑफ दीज रूल्स प्रिस्क्राइब्स द बोर्ड में, बोर्ड क्या क्या चीजों को करेगा, बोर्ड किन किन चीजों को करेगा। सीकर इसमें ऐसी कोई लिमिट नहीं लिखी हुई, evaluate and review the quality of work and services provided by the member of institute। ये तो मेन काम ही था। प्रोसीजर बताएगा हाउ टू इवेल्युएट द वेरियस सर्विसेज, ठीक है। इंस्टीट्यूट से, उसकी काउंसिल से, उसके मेंबर से, मेंबर्स के क्लाइंट से कोई इंफॉर्मेशन मांग सकता है क्या? बिल्कुल मांग सकता है। क्या किसी एक्सपर्ट को इनवाइट कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। क्या काउंसिल को रिकमेंडेशन दे सकता है कि अपने मेंबर को गाइड करो कैसे क्वालिटी को इंप्रूव किया जा सकता है?
यस, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि क्यों पूछा जा सकता है, एक तो रूल बेस्ड क्वेश्चन है, पॉइंट में इसके आंसर है स्टडी मटेरियल के अंदर, और थोड़ा सा एक ऐसा क्वेश्चन लगता है जो प्रोसीजरल पार्ट पर बेस्ड है। तो इसका क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, रूल 6 के रेफरेंस पर आप अपने आंसर को देंगे। पांच मेन बातें बताई गई हैं। अपने इन फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए QRB के प्रोसीजर्स में क्या क्या बातें हो सकती हैं। नंबर 1, evaluating or reviewing the quality of work and services performed by the members of ICAI. Number 2, lay down the procedures how the evaluation is to be done. इवैल्यूएशन का पूरा क्राइटेरिया बता दिया जाएगा। नंबर 3, इंस्टीट्यूट से, उसकी काउंसिल से, उसकी कमेटी से, मेंबर के क्लाइंट से, अदर पर्सन से, ऑर्गेनाइजेशन से कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, दे में आस्क द इंफॉर्मेशन। इवैल्यूएशन मतलब काम को इवैल्यूएट करना कि क्या एक सीए ने अपने काम को इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड किया या नहीं किया। अब जैसे हमें एक काम को इवैल्यूएट करना है, तो उसका इवैल्यूएशन का क्राइटेरिया क्या होगा? क्राइटेरिया होता है जिसके अगेंस्ट आप एक सब्जेक्ट मैटर को इवैल्यूएट करते हैं। नाउ अब आप एक चीज इवैल्यूएट कर रहे हो कि वेदर डॉक्यूमेंटेशन हैज बीन एप्रोप्रिएटली मेंटेन्ड और नॉट। डॉक्यूमेंटेशन हैज बीन एप्रोप्रिएटली मेंटेन्ड और नॉट। तो उसके लिए अब आप मुझे बताओ, उस डॉक्यूमेंटेशन पार्ट के लिए आप किस स्टैंडर्ड को बेंचमार्क रखेंगे? किस स्टैंडर्ड को बेंचमार्क रखेंगे? ऐसे 230 को। तो क्राइटेरिया कौन स्पेसिफाइड कर देगा? 230 स्पेसिफाइड कर देगा। फोर्थ वन, क्या हम कोई एक्सपर्ट, टेक्निकल एडवाइस, ओपिनियन किसी टेक्निकल मैटर पर क्या QRB ले सकता है? डेफिनेटली दे कैन, डेफिनेटली दे कैन, लाइक एक्चुएरियल मैटर्स के ऊपर, कि यदि 4-5 इंश्योरेंस कंपनी के उन्होंने ऑडिट चेक की, इसके अंदर क्या होता है, इंडस्ट्री स्पेसिफिक चेकिंग भी होती है, लाइक बैंकिंग सेक्टर को चेक कर लिया उठाकर, इंश्योरेंस सेक्टर को उठाकर चेक कर लिया उनकी ऑडिट्स को। तो अब इस दौरान कि जैसे इंश्योरेंस सेक्टर आ गया, उसके अंदर एक्चुअरी की कैलकुलेशंस होती हैं, तो क्या उसके लिए वो एक्चुअरी को इनवाइट कर सकते हैं, एक्सपर्ट्स को? डेफिनेटली दे कैन invite the experts to provide expert or technical advice where they feel it is relevant. And last तो simple है, make recommendations to the council to guide the member of the institute to improve their professional competence. हावड़ा मोड ऑफ इंटीमेशन, रिटर्न मोड होगा, बाय पोस्ट, लेटर, ईमेल भी भेजी जा सकती है। अगर ऑडिट फर्म भी एक्चुअली की सर्विस ले रहा हो तो देन इट हैज टू बी डिसाइडेड बाय QRB। वाई फ्रॉम क्लाइंट, यदि PRB को लगता है क्लाइंट से कुछ इंफॉर्मेशन हो, ऑडिट किसकी हो रही है? क्लाइंट की हो रही है, मुजफ्फरनगर। ऑडिट क्लाइंट की तो हो रही है ना, जिस ऑडिट को टेक्निकल रिव्यूअर इवैल्यूएट करने जा रहा है, दैट ऑडिट इज ऑफ द क्लाइंट। अब देखिए मेन पॉइंट, मेन पॉइंट, क्वालिटी रिव्यू का पूरा प्रोसेस। पहले तो इसमें एसेंशियल्स है, इसको पढ़ लो। क्वालिटी रिव्यू की एसेंशियल्स क्या है? हावड़ा क्लाइंट बार बार डिटेल क्यों देगा? क्लाइंट एक आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी है, दे हैव टू प्रोवाइड। आपके ऐसे क्वेश्चंस के जवाब तो शायद ही कोई दे पाए कि मोड ऑफ इंटीमेशन क्या होगा,
क्लाइंट हर बार जवाब क्यों देगा? क्लाइंट ने कंपनी ही क्यों बनाई? क्लाइंट ये नहीं कह रहा हर साल ऑडिट ही क्यों करा रहे हो? बताओ हावड़ा। Whenever any statutory body, it is a statutory body, कोई इंफॉर्मेशन मांगे, क्या वो मना कर सकते हैं क्या? बताओ। ऐसे तो पुलिस ने कोई इंफॉर्मेशन मांग ली 10 बार, तो आप ये कह दोगे क्लाइंट बार बार क्यों देगा? ऐसे क्वेश्चन के कोई जवाब नहीं होते हावड़ा। आपको जो क्वेश्चन बनाने हैं वो थोड़े सेंसिबल बनाओ। Essentials required for quality of quality review process। क्या क्वालिटी रिव्यू की क्वालिटी, क्वालिटी रिव्यू की क्वालिटी टेक्निकल रिव्यूअर की नॉलेज एक्सपीरियंस पर डिपेंड करती है या नहीं करती? क्वालिटी रिव्यूअर कितना टाइम डिवोट कर रहा है? क्वालिटी रिव्यू टीम की कंपोजिशन, उसकी टीम के मेंबर कौन कौन से हैं? क्या इन्होंने काम को सही समझा है? और टेक्निकल रिव्यूअर कैसे अपनी टीम के काम को मॉनिटर कर रहा है, डायरेक्ट कर रहा है, सुपरवाइज कर रहा है? बेसिक सी चीजें हैं ये तो। क्वालिटी रिव्यू प्रोसेस की इफेक्टिवनेस इन बातों पर डिपेंड करती है। नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, टाइम डिवोटेड, कंपोजिशन ऑफ टीम, अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ वर्क, मॉनिटरिंग, डायरेक्शन एंड सुपरविजन। This is a very, very important question. Stages involved in quality review assignment. बहुत सिंपल से स्टेप है, जैसे पीयर रिव्यू में होते हैं वैसे ही सिमिलर स्टेप हैं। 6 to 8 मार्क्स का अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला काम, सिलेक्शन ऑफ ऑडिट फर्म एंड टेक्निकल रिव्यूअर। जैसे पीयर रिव्यू में प्रैक्टाइजिंग यूनिट को और रिव्यूअर को सिलेक्ट किया जाता था, यहां पर क्या होगा? सिलेक्शन ऑफ ऑडिट फर्म एंड टेक्निकल रिव्यूअर। व्हाट सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन कैन QRB कॉल फ्रॉम इंस्टीट्यूट? इंस्टीट्यूट से किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन, लाइक कि आपने अपने मेंबर्स के ऊपर ऑडिट की सीलिंग लिमिट लगा रखी है, उस सीलिंग लिमिट को लगाने के पीछे क्या ऑब्जेक्टिव है, प्लीज उसे एक्सप्लेन कर दीजिए। ऑडिट की लिमिट होती है, तो क्या क्वालिटी रिव्यू बोर्ड इंस्टीट्यूट से ऐसी जानकारी मांग सकता है? अहमदाबाद बिल्कुल मांग सकता है। आपने काउंसिल जनरल गाइडलाइंस इशू करी हैं अपने मेंबर्स के लिए, कि उन गाइडलाइंस की कंप्लायंस मैंडेटरी है या रिकमेंडेटरी है, क्या QRB ये जानकारी भी मांग सकता है? उनको नहीं समझ में आ रहा कि वेदर दिस गाइडलाइंस अपीयर्स टू बी मैंडेटरी और रिकमेंडेटरी। ICAI ने सेल्फ रेगुलेटरी मेजर इशू कर रखे हैं बड़े सारे मेंबर्स के लिए, उनके ऊपर डिटेल मांग सकता है। ठीक है, पहला पॉइंट, सिलेक्शन ऑफ ऑडिट फर्म एंड टेक्निकल रिव्यू। देन टेक्निकल रिव्यूअर टू कन्वे हिज एक्सेप्टेंस of letter of engagement by sending necessary declarations। डिक्लेरेशन कौन सी है मेन, बताओ जरा। डिक्लेरेशन कौन सी है? दो मेन डिक्लेरेशन होती है। नंबर 1 बोलो, डिक्लेरेशन मेन दो हैं, कौन कौन सी? यस, जोधपुर एक एलिजिबिलिटी की, कि आई एम एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज एन टेक्निकल रिव्यूअर, और दूसरी कॉन्फिडेंशियलिटी की। टेक्निकल रिव्यूअर टू कन्वे हिज एक्सेप्टेंस बाय सेंडिंग नेसेसरी डिक्लेरेशन, वन इज ऑफ एलिजिबिलिटी कंडीशंस एंड सेकंड वन इज द कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी। नाउ, क्या ऑडिट फर्म को इंटीमेशन जाएगी? यस।
intimation to audit firm about the proposed quality review and acceptance of assignment by the technical reviewer. साथ ही टेक्निकल रिव्यूअर को भी इंटीमेशन भेज दो, यही कॉपी कि हां ऑडिट फर्म को बताया जा चुका है आप टेक्निकल रिव्यूअर हो. ओके, अब पीयर रिव्यू में क्या होता था बताओ जरा. बिल्कुल पॉइंट पीयर रिव्यू वाले हैं. जब रिव्यूअर फाइनलाइज्ड हो जाता था तो ऑडिट फर्म को एक क्वेश्चनेयर का जवाब दिया जाए, क्वेश्चनेयर का जवाब देना होता था. तो क्या इसी तरह से टेक्निकल रिव्यूअर का भी कोई क्वेश्चनेयर होगा? बिल्कुल होगा. उसका जवाब कौन देगा? ऑडिट फर्म देगी. टेक्निकल रिव्यूअर टू सेंड द स्पेसिफाइड क्वालिटी रिव्यू प्रोग्राम जनरल क्वेश्चनेयर to the audit firm for filling up and call for additional information from the audit firm if required. सेम पॉइंट है बिल्कुल पीयर रिव्यू वाला. हैदराबाद बुक से ही कवर करेंगे. सेम पॉइंट है पीयर रिव्यू वाले. नंबर 5, इसके बाद क्या एक मीटिंग की डेट फिक्स होती थी? यस, वही पॉइंट. Technical reviewer to carry out the quality review by visiting the office of the audit firm by fixing the date as per mutual consent. चलो मीटिंग भी हो गई. अब मीटिंग के बाद क्या होगा? वो अपनी वर्किंग को करेगा और अपनी सारी वर्किंग को करने के बाद एक रिपोर्ट बनाएगा. जो इनिशियली रिपोर्ट बनती थी उसका नाम क्या था? जो इनिशियल रिपोर्ट बनती थी उसका नाम था प्रिलिमिनरी रिपोर्ट. टेक्निकल रिव्यूअर प्रिलिमिनरी रिपोर्ट बनाकर ऑडिट फर्म को देगा. पीयर रिव्यू में क्या किया था हमने? क्या ऑडिट फर्म उस प्रिलिमिनरी रिपोर्ट पर अपनी कोई सबमिशन, रिप्रेजेंटेशन देती थी? हां देती थी. कितने दिन में देती थी बताओ जरा? पानीपत, सूरत, जोधपुर, झंडेवालान, हावड़ा, जोधपुर, सूरत 15 दिन के अंदर अंदर देती थी. बिल्कुल सही, द्वारका. ओके, फिर उस रिप्रेजेंटेशन के आने के बाद टेक्निकल रिव्यूअर क्या करेगा? अब वो फाइनल रिपोर्ट बनाएगा और फाइनल रिपोर्ट की कॉपी किसको पकड़ा देगा? बताओ सीकर, फाइनल रिपोर्ट की कॉपी किसको पकड़ा देगा? QRB को पकड़ा देगा. और फाइनल रिपोर्ट वो अपने लेटर हेड पर बनाएगा. ड्यूली साइंड होने चाहिए, डेट डली हुई होनी चाहिए और ये सारा का सारा काम एक्सेप्टेंस के 45 दिन में पूरा हो जाना चाहिए, विद इन अ पीरियड ऑफ 45 डेज. अच्छा, क्या इस रिपोर्ट की कॉपी ऑडिट फर्म को भी भेजनी चाहिए? फाइनल रिपोर्ट की कॉपी ऑडिट फर्म को भी भेजोगे? बिल्कुल भेजोगे. अब QRB के पास रिपोर्ट पहुंच चुकी है और मैंने एक पॉइंट और आपको बताया था कि क्वालिटी रिव्यू के अंदर क्या QRB इन सारी रिपोर्ट को स्टडी करने के लिए कोई और ऑर्गेनाइजेशन या छोटा सा कोई सब कमेटी बना सकती है? क्या कोई और सब कमेटी, जिसका मैंने आपको भी बोर्ड पर भी बताया था, वो क्या नाम दिया था? QR, यस, QR ग्रुप, क्वालिटी रिव्यू ग्रुप. तो रिपोर्ट की एक कॉपी जो होती है वो क्वालिटी रिव्यू ग्रुप के पास भी जाती है. क्वालिटी रिव्यू ग्रुप क्या करेगा? क्वालिटी रिव्यू ग्रुप इन रिपोर्ट को स्टडी करेगा और अपनी रिकमेंडेशन देगा किसको? क्वालिटी रिव्यू बोर्ड को. और क्वालिटी रिव्यू बोर्ड उनकी रिकमेंडेशन के ऊपर दे विल टेक द नेसेसरी एक्शन. नेसेसरी एक्शन कौन लेगा? QRB लेगा. QR ग्रुप के मेंबर कौन होते हैं? QRB में से ही सिलेक्ट होते हैं, हावड़ा. सो ये 10 स्टेप्स हैं जो 6 to 8 मार्क्स का एक फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन. कैसी रिकमेंडेशन? रिकमेंडेशन आपको मिल जाएगी
पेज नंबर 17.9 पर डायरेक्टर डिसिप्लिन को केस भेज दिया जाए, रेगुलेटरी बॉडी को नॉन कंप्लायंस इन्फॉर्म कर दिया जाए, इस ऑडिटर को इंटीमेशन दिया जाए और इन रूल्स के पैरास के अंदर कि ये एक्शन आपके अगेंस्ट लिया जाएगा वो बता दिया जाए, और सब कुछ ठीक है, मैटर क्लोज कर दिया जाए। लक्ष्मीनगर प्रिलिमिनरी रिपोर्ट की जरूरत नहीं आएगी यदि सब कुछ ठीक है तो, इफ एवरीथिंग इज ओके। तो नाउ क्वालिटी रिव्यू प्रोसेस की स्टेजेस आपको कवर अप करनी है, सारी की सारी स्टेजेस। नाउ आफ्टर दैट इसके कुछ बेसिक से टॉपिक हैं जो एग्जाम में आने वाले मुझे लगते नहीं और इतना ज्यादा याद भी नहीं कर पाओगे। नंबर 1, ऑडिट फर्म कैसे सिलेक्ट होंगी? ऑडिट फर्म कैसे सिलेक्ट होंगी? दो बेसिस पर। नंबर 1, क्लाइंट के बेस पर और ऑडिट फर्म के बेस पर ही। क्लाइंट के बेस पर, जैसे हमें तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की ऑडिट चेक करनी है। कौन सी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की? LIC ऑफ इंडिया की। अब उसका ऑडिटर जो मर्जी हो, सिलेक्शन कहां से निकल कर आई? क्लाइंट से। क्लाइंट सेलेक्ट कर लिया, क्लाइंट के बेस पे जो उनका ऑडिटर होगा उसको सिलेक्ट कर लेंगे। दूसरा तरीका, सीए फर्म को सिलेक्ट कर लिया, दैट सिलेक्शन मे बी रैंडम सिलेक्शन, दैट मे बी ऑन अकाउंट ऑफ बीइंग ए पार्ट ऑफ सेक्टर जो रिस्की सेक्टर माना जा सकता है, या कोई रेगुलेटरी कंसर्न है स्टेक होल्डर के रिस्क को देखते हुए, मार्केट न्यूज के बेस पर, जहां पर कोई फ्रॉड के चांस हैं, या किसी कंपनी में जिसमें कोई नॉन कंप्लायंस आइडेंटिफाई हुआ हो। यह तो कंपनी के बेस पर क्राइटेरिया आया है। दूसरा, फर्म के बेस पर, जहां पर भी रैंडम बेसिस हो सकता है, वॉल्यूम ऑफ वर्क हैंडल्ड बाय देम एंड नेचर ऑफ क्लाइंट्स। जनरली ये सीए फर्म किस तरह के सेक्टर्स की ऑडिट करती है? रिस्की सेक्टर्स की ऑडिट कर रही है, या ऐसी एंटिटी जो फ्रॉड में इन्वॉल्व है? एविएशन सेक्टर की ऑडिट है, आईटी सेक्टर की ऑडिट करते हैं, बैंकिंग सेक्टर की ऑडिट करते हैं। ऐसी सीए फर्म को, इंडस्ट्री स्पेसिफिक सीए फर्म्स को भी सिलेक्ट किया जा सकता है। तो नाउ अब देखो, QRB ने सिलेक्शन करना है, तो सिलेक्शन के कितने क्राइटेरिया बना दिए गए? नंबर 1, कंपनी बेस। नंबर 2, सीए बेस। वाराणसी कंपनी बेस में क्या होगा? हमने कहा हमें तो गवर्नमेंट कंपनीज के ऑडिटर की वर्किंग को चेक करना है। गवर्नमेंट कंपनीज के ऑडिटर की वर्किंग को चेक करना है। हमें तो जिस कंपनी में पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो रहा है, किंगफिशर, उसकी ऑडिट को चेक करना है। हमें तो सहारा ग्रुप की कंपनीज की ऑडिट रिपोर्ट को चेक करना है। हमें तो मेजर सेक्टर, मेजर कंपनीज, बड़े साइज की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के ऑडिटर को चेक करना है। तो वाराणसी यहां पर QRB का सिलेक्शन बेस क्या आया? सिलेक्शन बेस, इन्होंने ऑडिटर को सिलेक्ट करके क्लाइंट सिलेक्ट किया, या क्लाइंट को सिलेक्ट करके ऑडिट सिलेक्ट करी? क्लाइंट की सिलेक्शन पर ऑडिट को सिलेक्ट किया। PSU ले लो, बैंक्स ले लो, ठीक है, कंपनी कंसीडर करी। आ गया समझ? चलो, दूसरा बेस क्या हो सकता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट का हो सकता है, सीए फर्म, कि हमें तो ये जो बिग 4 के एसोसिएट्स हैं ना, ये जिनकी ऑडिट करते हैं उनको कवर करेंगे। हम तो उन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की ऑडिट करेंगे
जो बेसिकली कोई इंडस्ट्री स्पेसिफिक एरिया की ऑडिट कर रहे हो। तो इस तरीके से ऑडिट फर्म का सिलेक्शन होता है। देन फिर एक छोटा सा पॉइंट है इसमें एग्जीक्यूशन का, ऑन साइट विजिट। ऑन साइट विजिट, technical reviewer for carrying out the quality review assignment could undertake a maximum of 1 on site visit, सिर्फ एक बार, और वो भी मैक्सिमम फॉर ए पीरियड ऑफ 7 days, 7 दिन के लिए। हां, यदि वो अपने जेन्युइन रीजन दे, पीरियड को मैक्सिमम 14 days तक एक्सटेंड किया जा सकता है। वन साइट विजिट करना जरूरी है, जाओगे नहीं तो चेकिंग कैसे करोगे? अच्छा, जब विजिट पर जाओगे, जब विजिट पर जाओगे साथ में टीम लेकर जाओगे क्या? हां। कितने बंदों की टीम लेकर जाओगे? कितने बंदों की टीम? मैक्सिमम से मैक्सिमम 3, इससे ज्यादा नहीं। अच्छा, वो 3 होने कौन चाहिए? चार्टर्ड अकाउंटेंट, कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है अंडर चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट, उन्होंने भी स्टेटमेंट ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी दी है, कोई डायरेक्ट इंटरफेस नहीं है विद द ऑडिट फर्म अंडर रिव्यू, और ये रिव्यूअर के साथ कम से कम 1 साल के लिए काम कर रहे हैं। 1 साल पुराना एम्प्लॉय, कम से कम 1 साल पुराना एम्प्लॉय, एंड जिसको रिव्यू किया जा रहा है, जिसको रिव्यू किया जा रहा है उसके साथ पिछले 3 सालों में कोई एसोसिएशन ना हो। मींस एक सीए फर्म जिसकी ऑडिट करी जा रही है, जिसके काम को रिव्यू किया जा रहा है, उसके साथ पिछले 3 सालों में कोई एसोसिएशन ना हो। थक गए हो? अच्छा, एक काम करता हूं, रुको, कितना टॉपिक रह गया? अरे टॉपिक तो बहुत सारा पड़ा है। ऐसे कैसे बात बनेगी? कल करें फिर? कल कैसे करेंगे? कल पहले तो ओल्ड सिलेबस वाले स्टूडेंट भी आ जाएंगे, या तो फिर कल ब्रेक के बाद कराऊंगा इसको। थक गए हो? एक काम करते हैं, यहां तक कवर कर लेते हैं और इसके बचे हुए पार्ट को कल ब्रेक के बाद कवर करेंगे। ब्रेक के बाद, क्योंकि ब्रेक से पहले तो फिर ओल्ड सिलेबस के स्टूडेंट भी आएंगे ना। यहां तक तो कवर कर लो। इवैल्यूएशन ऑफ फाइंडिंग्स। इवैल्यूएशन ऑफ फाइंडिंग्स क्या है? टेक्निकल रिव्यूअर को कोई भी यदि नॉन कंप्लायंस मिलता है, नॉन कंप्लायंस किसी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड का, किसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का या डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट का, देन कुछ पॉइंट्स को कंसीडर करिए। जिस टीम ने काम किया था, जिस टीम ने काम किया था, बस यहां तक कराकर खत्म कर रहा हूं, जिस टीम ने काम किया था उस टीम का क्या कहना है इस नॉन कंप्लायंस पर? रिव्यूअर, ऑडिट फर्म, ऑडिट फर्म में किसी ना किसी एंगेजमेंट टीम ने ही तो काम किया होगा ना। ऑडिट फर्म में किसी ना किसी एंगेजमेंट टीम ने ही तो काम किया होगा। तो इस एंगेजमेंट टीम का क्या कहना है? रिस्पॉन्स गिवन बाय द एंगेजमेंट टीम आर इंपॉर्टेंट टू डिटरमाइन द एक्सटेंट ऑफ नॉन कंप्लायंस। बात करिए इस एंगेजमेंट टीम से। पटियाला बस करा रहा हूं खत्म। मटेरियलिटी ऑफ द आइटम्स, मटेरियलिटी ऑफ द आइटम्स,
कितना सिग्निफिकेंट है वो नॉन कंप्लायंस। अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस अंडर द लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, जनरली ऐसी एंटिटीज के ऊपर क्या चीजें अप्लाई हो रही होती हैं। दैट मीन्स जिस इंडस्ट्री को ऑडिटर का क्लाइंट बिलोंग करता है, लाइक इंश्योरेंस सेक्टर की कंपनी है ये, ऑडिट फर्म का जो क्लाइंट है वो कौन है, इंश्योरेंस सेक्टर को बिलोंग करता है। तो ऐसी इंडस्ट्री में इन जनरल क्या अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस चलती है। एंड यदि आपको लगता है ऑडिट के प्रोसीजर्स में कमियां हैं, ऑडिट का कोई प्रोसीजर कंप्लाई नहीं किया गया, तो स्टैंडर्ड तो खुद कहते हैं ना कि इफ ए प्रोसीजर एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग कैन नॉट बी कंप्लाइड विद, देन ऑडिटर on his professional judgment may perform alternate procedure but he need to document, तो वही चीज यहां पर है कि यदि आपने कोई चीज फाइंड आउट की है दैट इज नॉन कंप्लायंस विद द प्रोसीजर एज स्पेसिफाइड इन स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, चेक करिए अल्टरनेट प्रोसीजर्स कितना इफेक्टिव है, अल्टरनेट प्रोसीजर्स कितना इफेक्टिव है। तो चलिए यहां तक हम आज कवर करते हैं। बाकी का पार्ट या तो मैं कल इसको पहले रिकॉर्ड कर दूंगा क्लास से पहले, या मैं कल इसको ब्रेक के बाद कराऊंगा। कल देखते हैं, टाइम मिला तो मैं क्लास लेने से पहले ही इसको रिकॉर्ड कर दूंगा, आपके एलएमएस पर दे दूंगा, फिर अदरवाइज ब्रेक के बाद कल इसको कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, आज क्या कह रहे हैं, क्वालिटी कंट्रोल का एक पार्ट हमने कल कवर अप किया था कि क्वालिटी रिव्यू, उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव था क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स की इंप्लीमेंटेशन, उनकी एग्जामिनेशन टू एंश्योर दैट कि जो ऑडिट फर्म्स हैं वो क्वालिटी कंट्रोल को एक्सरसाइज करती हैं या नहीं करती। इस ऑब्जेक्टिव के साथ इन द ईयर 2006 चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट में अमेंडमेंट आई और सेक्शन 28A इंट्रोड्यूस्ड हुआ, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन आ गई क्यूआरबी की। द क्यूआरबी इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। नाउ अब वो जो क्यूआरबी है वो टेक्निकल रिव्यूअर्स का पैनल बनाता है और उस पैनल में से एक पर्सन को अपॉइंट कर देता है, किस लिए, क्वालिटी रिव्यू करने के लिए। तो जो हम अपने लास्ट लेक्चर में क्वालिटी रिव्यू रिपोर्ट का डिस्कशन कर रहे थे, तो कल तो उनकी साइट चल नहीं रही थी, आज उनकी साइट चल रही है। तो पहले तो मैं आपके साथ उनकी साइट पर ही आपके साथ कुछ टाइम लगाऊंगा, जो उन्होंने 16-17 की रिपोर्ट दी है। दिखाओ जरा, लैपटॉप दिखा दो। ये क्वालिटी रिव्यू बोर्ड की साइट है QRBCA.in। और देखो वन थिंग, रिसेंट व्हाट इज न्यू में पैनल ऑफ टेक्निकल रिव्यूअर 2017-18 से लेकर 2019-20 तक 3 इयर्स के ब्लॉक के लिए क्यूआरबी ने टेक्निकल रिव्यूअर की एक लिस्ट डाली है अभी रिसेंटली। कितने मेंबर्स इंस्टीट्यूट के हैं जिनको टेक्निकल रिव्यूअर अपॉइंट किया गया है, 108 मेंबर्स, अलग अलग शहरों से हैं सारे मेंबर्स। अब आप कहेंगे आपके शहर का गाजियाबाद, हैदराबाद, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, श्रीनगर, मुंबई, इंदौर, अहमदाबाद, कानपुर, इलाहाबाद, बहुत सारे शहरों से ये पर्सन्स हैं और सारे के सारे पुराने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। ये तो चलो पैनल है, हमें जो डिस्कशन करनी है वो है मेन
2016-17 की क्वालिटी रिव्यू रिपोर्ट, 2016-17 की क्वालिटी रिव्यू रिपोर्ट अक्टूबर 17 में इशू हुई थी। ये रिपोर्ट में एग्जीक्यूटिव समरी भी गिवन है। जैसे हम हर एक रिपोर्ट को देख रहे हैं अभी, तो हर एक रिपोर्ट में एग्जीक्यूटिव समरी मिलती है, तो इस रिपोर्ट में भी इन्होंने एग्जीक्यूटिव समरी दी है। की फाइंडिंग्स, की इंडिकेटर्स, इंट्रोडक्शन, क्वालिटी रिव्यू बोर्ड क्या है, कंपोजिशन, फंक्शंस, रूल्स, प्रोसीजर फॉर मीटिंग और कितनी मीटिंग हुई है। रिव्यू, एम्पैनलमेंट की कंडीशंस क्या है, इंडस्ट्री स्पेसिफिक एक्सपर्ट, ऑडिट फर्म की सिलेक्शन कैसे की गई, क्वालिटी रिव्यू का प्रोसेस, तो ये सारे चीजें इसके अंदर गिवन है। ये है क्यूआरबी की चेयरपर्सन, और ये पहले इनका चेयरपर्सन का मैसेज आ गया सारा, डॉक्टर परविंदर सोही। एग्जीक्यूटिव समरी पर चलते हैं। एग्जीक्यूटिव समरी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अंडर सेक्शन 28A क्यूआरबी को कॉन्स्टिट्यूट किया। सेक्शन 28B के अंदर क्यूआरबी के 3 मेन फंक्शन, जिनको हमने कल डिस्कस किया था। टू मेक रिकमेंडेशंस टू द काउंसिल विद रिगार्ड टू क्वालिटी ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट, टू रिव्यू द क्वालिटी ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट इंक्लूडिंग ऑडिट सर्विस, to guide the member of the institute to improve the quality of service and adherence to various statutory and other legal requirements. क्यूआरबी ने अपना एक प्रोसीजर इशू किया हुआ है, पूरा प्रोसीजर फॉर क्वालिटी रिव्यू ऑफ ऑडिट सर्विस। इस प्रोसीजर के हिसाब से असेसमेंट मेन किस चीज की है, क्वालिटी ऑफ ऑडिट एंड रिपोर्टिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल फ्रेमवर्क की। यही चीजें मैंने कल आपको पढ़ाई थी। बोर्ड के बनने से लेकर आज तक इन्होंने लगभग 585 क्वालिटी रिव्यू असाइनमेंट्स को सिलेक्ट किया है, जिसमें 443 कंपनी की स्टैट्यूटरी ऑडिट थी, टॉप लिस्टेड कंपनीज और अदर पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज को ध्यान में रखते हुए। चलो, ये इन्होंने पूरा स्टैटिस्टिक्स दे दिया, कितनी कितनी कंपनी को लिया गया। 585 टोटल रिव्यू में से 383 रिव्यू कंप्लीट हो गए हैं, रिपोर्ट बन चुकी है। और 383 रिव्यू रिपोर्ट में से देखो इनका क्या कहना है, 29 केसेस आईसीएआई की काउंसिल को भेजे गए हैं फॉर कंसीडरेशन। 206 केसेस में एप्रोप्रिएट एडवाइजरी इशू की गई है कंसर्न ऑडिट फर्म को। 29 केसेस जो इन्होंने काउंसिल को भेजे, उसमें से 7 केस तो डिसिप्लिनरी मैटर के पास जा चुके हैं, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स में जा चुके हैं। ओके, तो इस तरीके से ये इन्होंने सारी डिटेल दी। कल आप लोग पूछ रहे थे क्या एक्शन हो सकता है, तो ये देखिए, इन सीए फर्म के ऊपर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स के अंडर एक्शन हो सकता है। ऐसा नहीं है कि ये टॉपिक सिर्फ ऐसा है कि हां दिखाने के लिए बनाया गया है ये टॉपिक, कुछ एक्चुअल में ये चीजें होती हैं। एंड 7 केसेस अंडर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स गए हुए हैं। नाउ इसके बाद फिर इन्होंने अपनी की फाइंडिंग्स 2015-16 के लिए दी। 64 फर्म को रिव्यू किया इस लास्ट फाइनेंशियल ईयर में, जिसमें 74 ऑडिट फाइल्स को रिव्यू किया गया। 47 एंटिटीज कवर हुई, जिसमें 34 लिस्टेड थी एंड 13 अदर पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज थी। ओके,
नाउ अब देखें जरा, अब इन्होंने एक एक स्टैंडर्ड के ऊपर अपनी डिस्कशन शुरू की। क्वालिटी कंट्रोल फ्रेमवर्क एसक्यूसी 1 में बताया गया, इसकी इन्होंने बेसिक डिस्कशन दी सारी, और कंपैरेटिव एनालिसिस दी कि 15-16 में हमारी फाइंडिंग्स लगभग इतनी थी जो 16-17 में घटकर इतनी हो गई। नाम नहीं दिए जाते हावड़ा इस रिपोर्ट के अंदर किसी के भी। अब देखो जो कमियां इनको मिली ना, ये एग्जाम्पल्स ऑफ रूट कॉज के अंदर ये सारी कमियां लिख देते हैं। जैसे एग्जाम्पल, ऑडिट फर्म ने एसक्यूसी के डॉक्यूमेंट ही नहीं बना रखे हैं, सीईओ एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ने रिकॉग्नाइज ही नहीं किया ऑडिट एनवायरनमेंट चेंज हो चुके हैं और क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम इंप्लीमेंट करने होते हैं। They fail to allocate sufficient resources, time, experience, competent engagement team. ये इनकी ऑब्जर्वेशंस आ गई हैं सारी की सारी। की टेक अवेज फॉर ऑडिट फर्म्स, ये इनकी रिकमेंडेशन है एसक्यूसी 1 के रेफरेंस में। एसक्यूसी 1 के रेफरेंस में इनका कहना है इंप्लीमेंटेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन को इंप्रूव करने की जरूरत है। पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स टू नोटिफाई ब्रीच ऑफ इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट्स को मेंटेन करने की जरूरत है। एलिजिबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी ऑफ क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर को प्रोवाइड करने की जरूरत है। ये इनके मेन रिकमेंडेशंस आ गई। फिर इसी तरह से ये ऐसे 210 पर आए। 210 के इन्होंने अपनी रिकमेंडेशंस दी। 230 एक एक स्टैंडर्ड के ऊपर इनकी रिपोर्ट है। देखो तो इस तरीके से ये रिपोर्ट आगे चलती चली जाएगी, एक एक स्टैंडर्ड पर इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी है। फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के ऊपर भी इन्होंने रिपोर्ट दी है सारी। ये सारे अब ऑडिटिंग स्टैंडर्ड के बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड शुरू हो गए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, AS1 में क्या कमियां मिली, AS1 के अंदर क्या कमियां मिली हैं हमें, AS3 के अंदर क्या कमियां मिली हैं, AS6, AS13, AS15, ये चीजें एनालाइज करने वाली हैं, पढ़ने वाली हैं कि इन चीजों को प्रैक्टिकली सीए फर्म फॉलो नहीं कर रही, और वो सीए फर्म जो बड़ी बड़ी सीए फर्म्स हैं, जो लिस्टेड एंटिटीज की ऑडिट करती हैं। अच्छा, कल एक और चीज हमारी डिस्कशन में आ रही थी, क्या ऑडिट फर्म को कैसे सिलेक्ट किया जाता है। देखिए इन्होंने अपना सिलेक्शन का बेस दे दिया। बीएससी 200, एनएससी 200 में से 67% कंपनीज को सिलेक्ट किया गया, फर्म को। इंश्योरेंस कंपनीज, टॉप लाइफ इंश्योरेंस कंपनी बेस्ड ऑन असेट्स, असेट मैनेजमेंट कंपनी, टॉप कंपनी जिनके 500 करोड़ रुपए से ऊपर के आईपीओ आए थे, या ऑडिट फर्म जिन्होंने 2 या 2 से ज्यादा एनएससी पर लिस्टेड कंपनी की ऑडिट की है। 21% ऐसी कंपनी थी। अनलिस्टेड बैंक्स को इन्होंने सिलेक्ट किया 12%। तो जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया है, एसपीवी मीन स्पेशल पर्पस व्हीकल, अंधेरी आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफर, इनिशियल पब्लिक ऑफर, और एसपीवी होता है स्पेशल पर्पस व्हीकल। डेट सिक्योरिटाइजेशन में यूज होता है ना हावड़ा ये वर्ड, डेट सिक्योरिटाइजेशन आपके एसएफएम में है, उसमें ये वर्ड यूज होता है एसपीवी, स्पेशल पर्पस व्हीकल। तो इन दैट मैनर इन्होंने सिलेक्शन किया। फिर इन्होंने पूरा क्वालिटी रिव्यू का प्रोसेस दिया अपना। ये वही प्रोसेस है जो कल हमने बुक में से कवर अप किया था।
ये सारा का सारा वही प्रोसेस मिलेगा आपको। देन हाउ द क्वालिटी रिव्यू इज बीइंग कंडक्टेड, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी रिव्यू, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी रिव्यू। जब टेक्निकल रिव्यूअर रिव्यू करेगा तो वो किस इंटेंशन के साथ करेगा। ग्वालियर अभी मैं बुक से कराऊंगा ना, ये रिपोर्ट तो देखो, ये रिपोर्ट एक तरीके से हमारे लिए एक आई ओपनर का काम करती है कि जहां हमें पता चलता है कि स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं बट दे आर नॉट बीइंग इंप्लीमेंटेड, और कहां कहां पर कमियां हैं। क्वालिटी रिव्यूअर का स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव, इन्होंने कहा टेक्निकल रिव्यूअर क्या चेक करेगा, क्या स्टैट्यूटरी ऑडिटर ने टेक्निकल स्टैंडर्ड्स की कंप्लायंस की। अच्छा, अब आप मुझे बताओ, क्या टेक्निकल स्टैंडर्ड्स की डेफिनेशन कल हमने पढ़ी थी? टेक्निकल स्टैंडर्ड की डेफिनेशन कल हमने पढ़ी थी, बताएं, पढ़ी थी ना? तो यही चीज टेक्निकल रिव्यूअर को चेक करनी है, क्या स्टैट्यूटरी ऑडिटर ने टेक्निकल स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई किया। दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है, क्या स्टैट्यूटरी ऑडिटर ने लॉ एंड रेगुलेशंस को कंप्लाई किया। तीसरी रिक्वायरमेंट, क्या स्टैट्यूटरी ऑडिटर ने सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल को इंप्लीमेंट किया। फोर्थ, एक स्टैंडर्ड पर्टिकुलरली है, क्या स्टैट्यूटरी ऑडिटर ने SA 240 की रिक्वायरमेंट को कंसीडर किया। फिफ्थ, टेक्निकल रिव्यूअर हैज टू एग्जामिन no material misstatement of asset and liabilities as at the reporting date। फ्रॉड का पॉइंट है लाल कोठी, फ्रॉड का। और आज की डेट में जो फ्रॉड्स, कारपोरेट फ्रॉड्स को वेटेज दी जा रही है हर जगह पर, रिपोर्टिंग में, एग्जामिनेशन में, उस रेफरेंस में SA 240 की वेटेज आई है यहां पर। एंड टेक्निकल रिव्यूअर माइट within the scope of review go beyond the issue covered in general questionnaire, ये उसके स्कोप में है। तो यदि आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि टेक्निकल रिव्यूअर का स्कोप क्या होगा, क्या ये पॉइंट आप लिख सकते हैं, टू एंश्योर कि स्टैट्यूटरी ऑडिटर ने टेक्निकल स्टैंडर्ड का कंप्लायंस किया, एक। नंबर 2, क्या स्टैट्यूटरी ऑडिटर ने लॉ एंड रेगुलेशन का कंप्लायंस किया, क्या स्टैट्यूटरी ऑडिटर ने क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम को इंप्लीमेंट किया, क्या स्टैट्यूटरी ऑडिटर ने 240 के कंसीडरेशंस को एग्जामिन किया, क्या कोई मटेरियल मिस स्टेटमेंट है एसेट एंड लायबिलिटीज में। एंड इन 5 के अलावा एक जनरल बात लिखी गई है, और जनरल बात क्या है कि आप अपने जनरल क्वेश्चनेयर से आगे जा सकते हैं। इस तरीके से इन्होंने टेक्निकल रिव्यूअर को कवर किया। फिर ये कल पढ़ा था, ध्यान है कि जो टेक्निकल रिव्यूअर जाएगा वो अपने साथ मैक्सिमम कितने असिस्टेंट लेकर जा सकता है, 3। और वो 3 असिस्टेंट शैल बी चार्टर्ड अकाउंटेंट, कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं, कॉन्फिडेंशियलिटी की स्टेटमेंट देंगे। ये सारी चीजें इसी रिपोर्ट में से निकली हैं। जो ये चैप्टर बनाया गया है क्वालिटी रिव्यू का, ये पूरा का पूरा चैप्टर इसी रिपोर्ट में से बनाया गया है। उसके बाद जो टॉपिक मैंने आपको कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वालिटी रिव्यू की स्टेजेस। ये कल हमने सारी क्वालिटी रिव्यू की 10 स्टेजेस को कवर अप किया था। सेम वही स्टेजेस यहां पर लिखी हुई है। ईयर वाइज अब इन्होंने आगे अपना पूरा ब्रेकअप दे दिया, ईयर वाइज। फाइनेंशियल ईयर 12, 13, 13, 14 से लेकर अब तक
कितनी स्टैट्यूटरी ऑडिट असाइनमेंट के अगेंस्ट क्वालिटी रिव्यू हुआ, कितनी कंपनीज इन्वॉल्व थी, उनमें से फाइनल रिपोर्ट कितने केसेस पर आ गई, 425 पर, फाइनल रिपोर्ट में से कितनों को एक्सेप्ट किया गया, 383 पर, अंडर कंसिडरेशन 42 बची हुई हैं। ये पूरा स्टैटिस्टिक्स हो गया इनका आज तक का। अब इसके बाद फिर इन्होंने सेक्टर वाइज डिटेल भी दे दी। सेक्टर वाइज असेट मैनेजमेंट कंपनी 5, एक पब्लिक सेक्टर की, 4 प्राइवेट सेक्टर की, ऑटोमोबाइल प्राइवेट सेक्टर, सीमेंट 2 प्राइवेट सेक्टर, केमिकल 2 प्राइवेट सेक्टर। तो इन दिस मैनर ये पूरी की पूरी एक डिटेल्ड रिपोर्ट बनाई गई है यदि आप देखें तो। और इसमें लास्ट में ये एक मेन पॉइंट है, नंबर ऑफ फर्म हैविंग ऑब्जर्वेशन ऑन एसए। SQC1 पर इनकी 20 ऑब्जर्वेशन है, जिसमें 11 फर्म इन्वॉल्व थी। 11 फर्म ने 20 ऑब्जर्वेशन में गलतियां कर रखी हैं, 11 फर्म्स ने। तो जब आपको टाइम मिले तो इस रिपोर्ट को जरूर देखिएगा एक बार। यह रिपोर्ट एक क्वालिटी की, पूरी तरह से ओवरऑल क्वालिटी को चेक कर रही है चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म के अंदर। तो इन रिलेशन टू चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म्स, जिनको हम ऑडिट फर्म का नाम दे देते हैं, प्रैक्टिसिंग यूनिट्स का नाम दे देते हैं, बड़ी बड़ी चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म्स को क्वालिटी रिव्यू बोर्ड ने सेलेक्ट किया। सिलेक्शन रैंडम सिलेक्शन हो सकता है, कोई भी बेस हो सकता है। किस बेस पर इन्होंने सिलेक्ट किया वो बेस इस रिपोर्ट में दिया हुआ है। जो क्वेश्चन आप मेरे से पूछते हैं ना, किस बेस पर सिलेक्ट किया, क्या फाइंडिंग आई, कौन से फॉर्म यूज होते हैं, हाउ द इंटीमेशन इज बीइंग गिवन, उन सारी चीजों के आंसर इस रिपोर्ट के अंदर है। और ये रिपोर्ट अभी रिसेंटली 2 महीने पहले ही इशू हुई है, फाइनेंशियल ईयर 16-17 की। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं बुक में से जो हमारे टॉपिक पेंडिंग रह गए थे। दिखाएं जी। हमने जो कल टॉपिक डिस्कस कर लिए थे वो थे मीनिंग, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ क्वालिटी रिव्यू। स्कोप ऑफ क्वालिटी रिव्यू, क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड और क्वालिटी रिव्यू बोर्ड। क्वालिटी रिव्यू का पूरा प्रोसेस हमने कल डिस्कस कर लिया था। ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सिलेक्शन ऑफ ऑडिट फर्म की हमने डिस्कशन कर ली और आज मैंने आपको एक्चुअल सिलेक्शन दिखा दी, एक्चुअल सिलेक्शन दिखा दी। देन अब हम रिपोर्टिंग की स्टेज पर थे। तो रिपोर्टिंग, टेक्निकल रिव्यूअर जो अपनी रिपोर्ट बनाता है वो इस रिपोर्ट के अंदर अपनी पूरी डिटेल्ड ऑब्जर्वेशन देता है कि मैंने क्या क्या चीजों को ऑब्जर्व किया है और मेरे हिसाब से कौन से टेक्निकल स्टैंडर्ड्स की कंप्लायंस नहीं हुई, कौन सी लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट को कंप्लाई नहीं किया गया, क्या क्वालिटी कंट्रोल के लिए एप्रोप्रिएट सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म ने इंप्लीमेंट किए हैं या नहीं किए हैं, या जिस सीए फर्म ने एक ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एग्जामिन किया, क्या उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर असेट लायबिलिटीज की फिगर में कोई मिस स्टेटमेंट है, क्या कोई मिस स्टेटमेंट है। तो यही चीजें वो अपनी रिपोर्ट के अंदर लिखता है। यही सारा एस्पेक्ट आप कहां पर पढ़ेंगे कि जो पेज नंबर 17.20 पर टेक्निकल रिव्यूअर के ऑब्जेक्टिव गिवन है सारे, जो मैंने अभी आपको रिपोर्ट में से भी दिखाए,
to ensure compliance with applicable technical standards. 1. क्या स्टैट्यूटरी ऑडिटर ने लॉ एंड रेगुलेशन की कंप्लायंस की? क्या स्टैट्यूटरी ऑडिटर ने क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम्स को इंप्लीमेंट किया? क्या SA 240 का कंसीडरेशन SA 240 को कंसीडर किया गया while carrying out the statutory audit, and there is no misstatement of assets and liabilities as on reporting date. जब ये टेक्निकल रिव्यूअर का स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव है, तो अब आप मुझे बताएं, क्या इन्हीं की ही ऑब्जर्वेशंस को ऑडिट ये रिव्यूअर अपनी रिपोर्ट में लिखेगा या नहीं लिखेगा? बताएं जरा, क्या यही चीजें टेक्निकल रिव्यूअर अपनी रिपोर्ट में जहां पर भी उसने कोई भी डेफिशिएंसी फाइंड आउट की उसको रिपोर्ट में लिखना होगा? यस। तो हमारी जो रिपोर्टिंग है वो इन्हीं चीजों के ऊपर चलती है। लेकिन क्या रिव्यूअर सीधा एक फाइनल रिपोर्ट जनरली बना दें? नो। रिव्यूअर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ हिज रिव्यू is required to submit a preliminary report to the audit firm on the review of the quality of audit and reporting by the auditor. The board within the specified period. कितना टाइम दिया जाता है? कल बताया था मैंने आपको, बताएं जरा। How much time is being given to the technical reviewer कि उसको अपनी वर्किंग पूरी करनी है? नहीं, जोधपुर द्वारका, गलत। डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से कितने डेज के अंदर अंदर ये रिपोर्टिंग उसको? यस, सिलीगुड़ी, हाजरा, जोधपुर। अब आया ना आंसर ठीक? हावड़ा 45 डेज, पानीपत, पारकेन 45 डेज के अंदर अंदर उसको अपनी रिपोर्ट बनानी होती है और बोर्ड को सबमिट करनी होती है। हाउएवर, यदि कुछ डिले हो रहा है तो टेक्निकल रिव्यूअर रिक्वेस्ट करेगा पीआरबी को, and PRB may extend the time. The board may, however, extend the time limit for submission of the report. Reviewer shall adhere to principal requirements. Principal requirement को adhere करे while preparing the report. और principal requirement आपके next पेज पर सबसे पहला टॉपिक है। क्या क्या प्रिंसिपल रिक्वायरमेंट्स का ध्यान रखना है? रिव्यूअर बेस्ड ऑन द कंक्लूजन्स ड्रॉन शैल इशू ए प्रिलिमिनरी रिपोर्ट और उसके बाद फाइनल रिपोर्ट। ए क्लीन रिपोर्ट इंडिकेट रिव्यूअर इज ऑफ द ओपिनियन दैट जो सीए फर्म है उसके अफेयर्स एक प्रॉपर मैनर में चल रहे हैं। इट एंश्योर्स द क्वालिटी ऑफ सर्विसेज रेंडर्ड। हाउएवर, यदि जो मेरे ऑब्जेक्टिव में 5 चीजें थी, मुझे इनमें कोई कमी मिल जाए, टेक्निकल स्टैंडर्ड कंप्लाई नहीं हुए, लॉ एंड रेगुलेशन कंप्लाई नहीं हुए, क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम एग्जिस्ट नहीं कर रहा, SA 240 कंसीडर नहीं किया गया, या असेट्स लायबिलिटीज में मिस स्टेटमेंट है, या असेट लायबिलिटीज में मिस स्टेटमेंट है, तो आप मुझे बताएं, बीइंग ए रिव्यूअर, क्या मुझे रिव्यू रिपोर्ट को क्वालिफाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? 5 चीजें मैं शुरुआत से, ठीक, हाफ एन आवर से 5 चीजें ही बोल रहा हूं, सिर्फ 5 चीजें। यही 5 चीजें मेन है जिनका आपको ध्यान रखना है। बताएं, क्या यदि इन 5 चीजों में मेरी एज ए रिव्यूअर कोई नेगेटिव ऑब्जर्वेशन आती है, आई शुड क्वालिफाई द रिपोर्ट और नॉट? यस। नॉन कंप्लायंस विद टेक्निकल स्टैंडर्ड्स, नॉन कंप्लायंस विद रेलिवेंट लॉ एंड रेगुलेशंस, क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम की डेफिशिएंट डिजाइनिंग, non compliance with quality control policies,
नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एडिक्वेट ट्रेनिंग टू द स्टाफ। तो ऐसी सिचुएशन में रिव्यूअर क्या करेगा, वो अपनी रिपोर्ट को क्वालिफाई कर देगा। और अगर डेफिशिएंसी नहीं मिलती तो क्या वो रिपोर्ट ही नहीं देगा या वो क्लीन रिपोर्ट देगा? बताओ अमृत सर, अगर उसको कोई डेफिशिएंसी नहीं मिलती तो वो अप्रेजल रिपोर्ट तो देगा ना कि मैंने चेक किया था एंड एवरीथिंग अपीयर्स टू बी फाइन। अप्रेजल रिपोर्ट, क्लीन रिपोर्ट तो देगा ना? हाँ, बिल्कुल क्लीन रिपोर्ट तो देनी पड़ेगी। प्रिंसिपल्स ऑफ रिपोर्टिंग, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इट हैज टू बी लर्न, ये आपको लर्न करना है। क्वालिटी रिव्यू प्रोसेस enable the technical reviewer to express an opinion। हाँ फरीदाबाद, टाइम मिला तो मैं यूनिट इंस्पेक्शन करा दूंगा आज। हजरतगंज भी पूछ रहे थे कि यूनिट इंस्पेक्शन हो गया क्या? अभी यूनिट इंस्पेक्शन नहीं हुआ, क्वालिटी रिव्यू पूरा हो गया, टाइम बचा तो मैं यूनिट इंस्पेक्शन कराऊंगा, नहीं तो फिर वो बाद में लेंगे। क्वालिटी रिव्यू प्रोसेस enable the technical reviewer to express an opinion whether the system of quality control for an attestation services has been designed so as to carry out professional attestation service engagement in a manner that ensure compliance of applicable technical standards and maintenance of quality of attestation service। ये लाइन वेरी इंपॉर्टेंट। ये लाइन क्या कहती है? जैसे एक ऑडिटर अपनी ओपिनियन एक्सप्रेस करता है, अब वो लाइन तो आपको रटी हुई है अच्छी तरह से, क्या? टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट हैज बीन प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। अब उस लाइन को मैं जल्दी जल्दी बोलता, कोई दिक्कत नहीं थी, समझ में आ जानी थी आपको। यहां पर वही लाइन को रिव्यू के रेफरेंस में लिखा गया है कि क्या क्वालिटी कंट्रोल का जो सिस्टम है, किसका? उस फर्म का जिसको रिव्यू किया जा रहा है। किस चीज के लिए? अटेस्टेशन एंगेजमेंट के लिए। दैट इज इन कंप्लायंस विद टेक्निकल स्टैंडर्ड्स और नोट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जगह पर क्या वर्ड है? क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क की जगह पर क्या वर्ड है? टेक्निकल स्टैंडर्ड्स। टेक्निकल स्टैंडर्ड्स। तो सिंपल सी चीज है, वही लाइन है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जगह पर क्या वर्ड आ गया? क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जगह पर, एंड एफआरएफ की जगह पर क्या वर्ड आ गया? टेक्निकल स्टैंडर्ड्स। अब बताओ, क्या ये लाइन मुश्किल है? Technical reviewer has to express an opinion whether the quality control system in the audit firm of which records are being reviewed are implemented in accordance with technical standards or not। अटेस्टेशन पर यहां पर वही ऑडिट जो हमने पीयर रिव्यू के रेफरेंस में पढ़ा था, ठीक है? अटेस्टेशन कल तो पढ़ा था हाथरस, इतनी जल्दी कल की बातें भूल जाओगे तो कैसे काम चलेगा? कल तो कराया और 2 बार एग्जाम में आया, एश्योरेंस, ऑडिट, अटेस्टेशन, ऑडिट फंक्शन। सो नाउ, अब जैसे हम ऑडिट रिपोर्ट की बात करते हैं, हम अपनी ऑडिट रिपोर्ट में एक पॉइंट लिखते हैं कि हमने अपनी ऑडिट को इन कंप्लायंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिट किया है, बट स्टिल देयर एग्जिस्ट सम मिसस्टेटमेंट व्हिच मे नॉट बी डिटेक्टेड ड्यू टू इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट। ड्यू टू इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट। तो बताओ, क्या यही चीज टेक्निकल रिव्यू के रेफरेंस में भी तो आती है? क्या टेक्निकल रिव्यूअर ईच एंड एवरी डेफिशिएंसी को आइडेंटिफाई कर लेगा? क्या टेक्निकल रिव्यूअर ईच एंड एवरी डेफिशिएंसी को आइडेंटिफाई कर लेगा? क्या मतलब ही नहीं होता।
द टेक्निकल review would not necessarily disclose all weakness in the quality of attestation work or all instances of lack of compliance with applicable technical standards. हर एक चीज की इनहेरेंट लिमिटेशंस होती हैं. ऑडिट की इनहेरेंट लिमिटेशन होती हैं, पीयर रिव्यू की इनहेरेंट लिमिटेशन होती हैं. कल पढ़ी थी ना पीयर रिव्यू की इनहेरेंट लिमिटेशन, जो आपको कहा था याद भी करनी है, इंपॉर्टेंट है. क्या था पहली लिमिटेशन? कि हम जो काम करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटमेंट ऑन पीयर रिव्यू के रेफरेंस से, एंड एज ए रिजल्ट ऑल वीकनेसेस मे नॉट बी आइडेंटिफाइड. तो वही चीज यहां पर आ गई, वही चीज यहां पर आ गई. देयर आर इनहेरेंट लिमिटेशंस, हर जगह पर होती हैं कुछ ना कुछ लिमिटेशंस. तो क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम की भी तो कुछ अपनी कमियां होती हैं. तो वीकनेसेस हर जगह हो सकती हैं, डिपार्चर हर जगह हो सकते हैं, एंड इट इज नॉट नेसेसरली कि उन सारे डिपार्चर्स को आइडेंटिफाई किया जा सके. प्रोजेक्शन ऑफ एनी इवैल्यूएशन ऑफ सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल टू फ्यूचर पीरियड. अब बताओ, क्या हम जैसे ऑडिट में होता है, ऑडिट report cannot be considered as an assurance as to future viability. तो क्या टेक्निकल रिव्यूअर की रिपोर्ट भी अपने आप में इस ऑर्गेनाइजेशन के क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम की फ्यूचर में इफेक्टिवनेस की बात करेगी क्या? बताओ कि ये फर्म फ्यूचर में भी इसी क्वालिटी के साथ काम करेगी जिस क्वालिटी के साथ ये आज काम कर रही है? नो, रिस्क है. समय के साथ कंडीशंस चेंज होती हैं, सर्कमस्टांसेस चेंज होते हैं, तो क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम में इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट आ सकती है. एंड यदि आपको ध्यान हो, एसक्यूसी 1 की एक रिक्वायरमेंट थी मॉनिटरिंग, थी या नहीं थी? एसक्यूसी 1 की रिक्वायरमेंट मॉनिटरिंग. तो यदि क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम को रेगुलर बेसिस पर मॉनिटर नहीं किया जाएगा, देन ये क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम की इफेक्टिवनेस क्या समय के साथ खत्म हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम की इफेक्टिवनेस समय के साथ खत्म हो जाएगी या नहीं, ये यदि आप इन क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम को रेगुलरली मॉनिटर नहीं करोगे तो. सो इन्हीं प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए टेक्निकल रिव्यूअर को रिपोर्टिंग करनी है, इन्हीं प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए. सो 4 पॉइंट है, 4 पॉइंट. नंबर 1 ध्यान रखना क्या क्या पूरे एसए 200 और एसक्यूसी 1 से रिलेटेड है. नंबर 1, टेक्निकल रिव्यूअर का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन वेदर द क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम ऑफ द एंटिटी या ऑडिट फर्म जिसके रिकॉर्ड को रिव्यू किया जा रहा है, वेदर क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज दे आर इन कंप्लायंस विद टेक्निकल स्टैंडर्ड्स और नोट. वन थिंग. नंबर 2, technical reviewer would not necessarily disclose all weaknesses in the quality of attestation work. And number 3, inherent limitations हर एक quality control systems की होती हैं, तो डिपार्चर तो होंगे और एवरी डिपार्चर को आइडेंटिफाई किया जा सके ये पॉसिबल नहीं है. एंड नंबर 4, मॉनिटरिंग की बात आ रही है कि आप इस इवैल्यूएशन को फ्यूचर के लिए प्रोजेक्ट कर लो, वो ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि फ्यूचर में इन क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम की इफेक्टिवनेस चेंजेस इन कंडीशन, चेंजेस इन सर्कमस्टांसेस के साथ कम हो सकती है. ठीक है. सिलीगुड़ी टेक्निकल स्टैंडर्ड कहां है? ये रहे, कल किए थे, कल किए थे. ओके. अमृतसर डिपार्चर, डिपार्चर से हमारा मतलब है उस चीज को ना फॉलो करना, जैसे कि किसी पर्टिकुलर एंगेजमेंट के डॉक्यूमेंटेशन ना करना. वैसे तो आपका एक क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर है एसक्यूसी 1 में कि आपको अपनी एक ऑडिट फाइल को असेंबल करना है और असेंबली करने के बाद डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट से कितने ईयर्स तक आपको मेंटेन करना होगा? कितने ईयर्स तक आपको मेंटेन करना होता है? 7 ईयर ना. तो क्या 5 साल में डिस्ट्रॉय कर दिया, दैट मे बी ए डिपार्चर और नॉट.
5 साल में कोई रिकॉर्ड डिपार्चर, कोई रिकॉर्ड डिस्ट्रॉय कर दिया, तो क्या वो आपने SQC 1 से डिपार्चर कर दिया या नहीं कर दिया? दैट इज ए डिपार्चर। ठीक है, तो ये एक टॉपिक आपको करना है। शॉर्ट नोट बता दो, ये चारों पॉइंट लिखने हैं आपको। इसका तो मैंने क्वेश्चन भी बनाया हुआ है एक, ये रहा। What are the reporting responsibilities of the technical reviewer while carrying out a quality review assignment? तो इसके अंदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आपको ये चारों के चारों पॉइंट लिखने हैं। क्लीन रिपोर्ट सीधी फाइनल दी जा सकती है मुजफ्फरनगर। अच्छा, इसके बाद बेसिक एलिमेंट्स ऑफ रिव्यूअर रिपोर्ट, ये आप रीड करेंगे खुद। 2 टॉपिक, एक ये बेसिक एलिमेंट्स का कि रिव्यूअर अपनी रिपोर्ट को किस तरीके से डिजाइन करेगा, और डिजाइन करते वक्त किन किन बातों का मेन ध्यान रखेगा। ये 2 टॉपिक आप रीड करेंगे। इन माय ओपिनियन डज नॉट अपीयर्स टू बी एन इंपॉर्टेंट वन। ठीक है, तो ये दोनों टॉपिक थोड़े से लेंथी हैं, तो एग्जाम में मुझे नहीं लगता कि इनको पूछा जा सकता है, क्योंकि इस चैप्टर की वेटेज 4 नंबर से ज्यादा की है नहीं। तो ये टॉपिक थोड़े से लेंथी हैं, तो इन माय ओपिनियन ये एग्जाम में पूछने वाले नहीं है, बट फिर भी आपको एक बार रीड जरूर करना है। जो हमारी डिस्कशन हमने की है इतनी, पीयर रिव्यू की, क्वालिटी रिव्यू की, ये रिपोर्ट मैंने आपको दिखाई, उसके बेसिस पर मुझे लगता है इसमें आपको कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। एक्शंस, बोर्ड क्या क्या एक्शन ले सकता है, अभी मैंने आपको उस रिपोर्ट में दिखाया था, QRB की रिपोर्ट में। क्या बोर्ड इन मैटर्स को रेगुलेटरी अथॉरिटीज के पास भेज सकता है? क्या बोर्ड कहीं पर एडवर्स फाइंडिंग मिले डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स में भेज सकता है? हां, बिल्कुल भेज सकता है। तो क्या बोर्ड एक्शन ले सकता है? रेफरिंग द केस टू द डायरेक्टर डिसिप्लिन ऑफ द इंस्टीट्यूट for necessary action under the Chartered Accountant Act 1949, informing the detail of non-compliance to the regulatory body. इसके साथ साथ they have to intimate the auditor as to the findings as well as action जो उनके अगेंस्ट लिया गया है अंडर A and B, अंडर A and B, and consider the matter complete। सब कुछ ठीक है, कंप्लीट मान ले मैटर को। रेगुलेटरी बॉडी RBI को, सेबी को, जो रेगुलेट करती है एक ऑर्गेनाइजेशन को, बैंक की ऑडिट की, देन किसको भेजोगे? RBI को। IRDA का रिव्यू, IRDA की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का रिव्यू किया, सॉरी इंश्योरेंस कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट का रिव्यू किया, उसमें गलती मिली, किसको भेजोगे? IRDA को। A और B यही है, ये पैरा 25 के अंदर लाइनें लिखी हुई हैं। एज वेल एज एक्शन इनिशिएटेड अबव लिख लो बेशक इसको, अंडर पैरा 25A और B की जगह एज वेल एज एक्शन इनिशिएटेड एज कवर्ड अबव, एज कवर्ड अबव, ये 2 एक्शन। टेलीकम्युनिकेशन में ट्राई को भेजोगे। तो ये क्वेश्चन भी आपको लर्न करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 14। व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ क्वालिटी रिव्यू बोर्ड नोटिस if the QRB notice major non-compliance with the requirement of standard on quality control, right? इसके बाद देखिए, अब टेक्निकल रिव्यूअर के ऑब्जेक्टिव 5 कौन कौन से? टू एंश्योर कंप्लायंस ऑफ टेक्निकल स्टैंडर्ड, लॉ एंड रेगुलेशन, क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम, 240 का कंसीडरेशन, असेट लायबिलिटीज में कोई मिस स्टेटमेंट नहीं है। ओके, क्या एक टेक्निकल रिव्यूअर
इंडिपेंडेंट होना चाहिए? बताएं जरा, क्या एक टेक्निकल रिव्यूअर इंडिपेंडेंट होना चाहिए? यस। क्या वो एक्सपीरियंस्ड पर्सन होना चाहिए? यस। तो उसकी इंडिपेंडेंस को इंश्योर करने के लिए, उसके एक्सपीरियंस को बेस्ट यूटिलाइज करने के लिए कि वो अपनी वर्किंग को इफेक्टिव तरीके से करे, QRB अपनी कुछ एलिजिबिलिटी कंडीशन लगाता है एमपैनल का पार्ट बनाने से पहले। क्या है वो कंडीशंस? नंबर 1, कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग अंडर द चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट आपके अगेंस्ट पेंडिंग नहीं है और पिछले 3 सालों में आपके ऊपर कोई डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं लिया गया। दैट मीन्स आपकी इमेज साफ सुथरी है, आपके ऊपर कोई किसी तरह का डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं है। नंबर 2, आप या आपकी फर्म या आप जिस नेटवर्क को बिलोंग करते हैं या आपकी फर्म के कोई पार्टनर या नेटवर्क फर्म के पार्टनर उस कंपनी के स्टैट्यूटरी ऑडिटर नहीं है। कितने सालों तक? 3 फाइनेंशियल ईयर्स तक। ना ही आपने इस कंपनी को किसी और तरह की सर्विसेज दी है, किसी और तरह की सर्विसेज, मे बी कंसल्टेंसी, मे बी रिप्रेजेंटेटिव, मे बी एडवाइजरी सर्विसेज। इससे होगा क्या? यदि आपकी फर्म ने, आपके पार्टनर ने इस कंपनी को, जिसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट को रिव्यू किया जा रहा है, आपने ऑलरेडी यहां पर टैक्स कंसल्टेंसी की सर्विस दे रखी है, तो क्या एक फेमिलियरिटी थ्रेट क्रिएट हो जाता है? क्या एक फेमिलियरिटी थ्रेट क्रिएट होगा? इंडिपेंडेंस अफेक्ट हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। तो इस तरह से इन्होंने कुछ कंडीशंस लगाई हैं। आपकी कोई एसोसिएशन नहीं होनी चाहिए पिछले 3 सालों में। 141(3) की जो क्वालिफिकेशन एक ऑडिटर की होती हैं, डिस्क्वालिफिकेशन जो एक ऑडिटर पर अप्लाई होती हैं, वो आप पर भी अप्लाई होती है। नेटवर्क फर्म का मतलब हमने पढ़ा था ना सेक्शन 139 के अंदर रूल 6 में, वही है सेम। एम्पैनलमेंट बेसिक कंडीशंस है। 15 साल का आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन का एक्सपीरियंस, करंटली आप प्रैक्टिस में होने चाहिए। अच्छा, पीआरबी में कितना था बताओ जरा? पीआरबी में कितना था? नहीं, ये लर्न नहीं करना। लर्न एक तो ये कर लेना बस, लर्न तो सिर्फ ये वाला पार्ट करना है, ये तो रीड करने वाला है। 10 साल, यहां पर 15 साल। इसके अलावा कम से कम 10 फाइनेंशियल ईयर्स तक आपने इन बड़ी बड़ी ऑडिट को किया है। 3 स्टैट्यूटरी ऑडिट असाइनमेंट, सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ बैंक, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, और इनमें से एक तो अदर देन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होनी चाहिए। कंडीशन लगाई गई है कि आप साइनिंग पार्टनर थे या प्रोप्राइटर थे 3 स्टैट्यूटरी ऑडिट एज ए सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ ए बैंक, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिनकी टर्नओवर 50 करोड़ या उससे ज्यादा। दैट मींस ये छोटा चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा जिसकी स्मॉल लेवल पे प्रैक्टिस है, या ये हाई लेवल का चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा जिसकी बड़े लेवल पर प्रैक्टिस है। कम से कम 3 ऑडिट ऐसी एंटिटीज की, कम से कम 3 ऑडिट ऐसी एंटिटीज की। कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग नहीं होनी चाहिए और करंटली क्यूआरबी का मेंबर नहीं होना चाहिए, सेंट्रल काउंसिल का मेंबर नहीं होना चाहिए, रीजनल काउंसिल का मेंबर नहीं होना चाहिए, ब्रांच लेवल मैनेजमेंट कमेटी का मेंबर नहीं होना चाहिए। तो स्टेटमेंट कल मैंने डिस्कस की थी कॉन्फिडेंशियलिटी की, नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की। इन 4 टॉपिक में से कौन सा टॉपिक लर्न करना है? एक, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टेक्निकल रिव्यूअर।
ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टेक्निकल रिव्यूअर। और मुझे लगता है ये टॉपिक आपको लर्न हो चुका है ना। 5 चीजें कौन कौन सी, दोबारा बताऊं? टेक्निकल स्टैंडर्ड, लॉ एंड रेगुलेशन, क्वालिटी कंट्रोल 240 और लास्ट नो मिस स्टेटमेंट। नाउ फिर एक छोटा सा टॉपिक है क्वालिटी रिव्यू ग्रुप का पूरा रीडिंग के लिए। क्या QRB कोई ग्रुप बना सकता है जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट को डिस्कस करे, स्टडी करे और उसके बेसिस पर अपनी राय QRB को दे? जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर एक कमेटी बना दी जाती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में ऑडिट कमेटी बना दी जाती है। ऑडिट कमेटी अपनी रिकमेंडेशन देती है किसको? कंपनी में ऑडिट कमेटी अपनी रिकमेंडेशन किसको देती है? BOD को। और यदि BOD ऑडिट कमेटी की कोई रिकमेंडेशन नहीं मानती तो क्या BOD को राइटिंग में लिखना पड़ता है कि हमने ऑडिट कमेटी की इस रिकमेंडेशन को नहीं माना, और डायरेक्टर रिपोर्ट में भी देना पड़ेगा? हाँ। अच्छा, ऑडिट कमेटी होती किसकी है? ऑडिट कमेटी होती किसकी है? क्या इन्हीं डायरेक्टर्स की नहीं होती क्या? BOD में से ही तो मेंबर आते हैं। तो इन द सेम वे क्या QRB भी QR ग्रुप बना सकता है? ग्रुप इज लाइक ए कमेटी, जिसका काम क्या होगा कि जो प्रिलिमिनरी रिव्यूज रिपोर्ट आ रही हैं, जनरल पर्पस हो सकती हैं, इंडस्ट्री स्पेसिफिक हो सकती हैं, उनको रिव्यू करें और उसके ऊपर बोर्ड को रिकमेंड करें क्या एक्शन बोर्ड को लेना चाहिए। यस। और यदि बोर्ड QR ग्रुप की किसी भी रिकमेंडेशन को कंसीडर नहीं करता है, देन क्या बोर्ड को भी राइटिंग में लिखना पड़ेगा? इस रिपोर्ट में जो मैंने रिपोर्ट दिखाई, लिखना पड़ेगा कि उन्होंने क्यों QR ग्रुप की रिकमेंडेशन को कंसीडर नहीं करा? बताएं। वेदर इट इज टू बी स्पेसिफाइड और नॉट? यस, इट इज टू बी स्पेसिफाइड। तो उसी तरह से ये क्वालिटी रिव्यू ग्रुप का टॉपिक है दैट यू हैव टू रीड ओनली। क्वालिटी रिव्यू ग्रुप, कॉन्स्टिट्यूशन, इसकी फंक्शनिंग बेसिकली क्या है कि रिपोर्ट्स को कंसीडर करना और बोर्ड को रिकमेंडेशन देना। इसमें से कुछ याद नहीं करना क्वालिटी रिव्यू ग्रुप में से। कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया, ये रिपोर्ट को कंसीडर करेगा और अपनी रिकमेंडेशन किसको देगा? QRB को देगा। इसके बाद इसके कुछ मिसलेनियस से टॉपिक है। मिसलेनियस टॉपिक में दो तो बड़े सिंपल से एग्जाम्पल हैं जो मैंने अभी आपको रिपोर्ट में दिखाई। QRB ने कौन कौन सी नॉन कंप्लायंसेस को फाइंड आउट कर रखा है, उसके कुछ एग्जांपल्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की कौन कौन सी नॉन कंप्लायंसेस को आइडेंटिफाई कर रखा है, उसके एग्जांपल। जैसे इन्होंने कहा 210 में ऑडिट फर्म एंगेजमेंट लेटर ही इशू नहीं करती। लो जी। 299 में ज्वाइंट ऑडिटर अपनी डिस्कशन के फॉर्मल रिकॉर्ड ही नहीं बनाते। 530 में सिलेक्शन ऑफ सैंपल साइंटिफिक बेसिस पर नहीं होता। 240 में फ्रॉड रिस्क फैक्टर को कंसीडर नहीं किया गया। देयर आर लॉट ऑफ एग्जांपल्स। कुछ एग्जांपल्स मैंने यहां पर कवर किए हैं, बाकी एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। कहां लिखे हुए हैं? उस रिपोर्ट में एक एक स्टैंडर्ड के ऊपर 10-10 एग्जाम्पल हैं, एक एक स्टैंडर्ड के ऊपर। यहां तो मैंने एक स्टैंडर्ड का एक पॉइंट उठा लिया, 7-8 पॉइंट बनाए हैं कि यदि 4 नंबर का कोई क्वेश्चन आ जाए तो।
उसी तरह से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के पॉइंट है, कंपनी डिस्क्लोजर ही नहीं देती सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज के, इन्वेंट्रीज का डिस्क्रिप्शन टैली नहीं होता नोट्स टू अकाउंट से, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में फिक्स डिपॉजिट मैच्योरिंग आफ्टर 1 ईयर, लो 1 ईयर के बाद के फिक्स डिपॉजिट कंसीडर कर रखे हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। ये क्वेश्चन वैसे तो मुझे नहीं लगता पूछा जा सकता है, बट फिर भी इसको तो लर्न कर लेना, बड़ा आसान सा टॉपिक है, स्टैंडर्ड वाला तो शायद फिर भी पूछ ले। QRB की रिपोर्ट देहरादून डाउनलोड कर लो ना आप इस साइट से, QRBCA.in, उसको LMS पे मैं क्या डलवाऊं, यू कैन डाउनलोड। राइट, इसके अलावा नहीं, अब हो जाएगा, कल उनकी साइट काम नहीं कर रही थी, एक्चुअल में कल उनकी साइट ही काम नहीं कर रही थी, आज एक बार में ही ओपन हो गई है, एक बार में ही ओपन हो गई है। अच्छा, इसके अलावा ब्रॉड चेकलिस्ट फॉर क्वालिटी रिव्यू रीड कर लेना। चेकलिस्ट जो आपकी ये ऑब्जर्वेशन है ना, इनको चेक किया गया होगा पहले, तभी तो ये ऑब्जर्वेशन आई, क्या अकाउंटिंग पॉलिसी के डिस्क्लोजर है या नहीं है, क्या एंगेजमेंट लेटर इशू होती है या नहीं होती, क्या ज्वाइंट ऑडिटर ने अपनी डिस्कशन के रिकॉर्ड बनाए या नहीं बनाए, दैट इज व्हाट दिस इज द पार्ट ऑफ चेकलिस्ट और नॉट। जो चीजें आपकी ऑब्जर्वेशन है, क्या उन ऑब्जर्वेशन को चेक किया गया होगा। जैसे मैं 2-3 आपको रीड कराता हूं, whether the company has prepared and presented the financial statement in the format relevant to it, that is schedule 3। कितनी डिवीजन है, कितनी डिवीजन है, 2। डिवीजन 1 किसकी, डिवीजन 1 किसकी, एएस की, और डिवीजन 2 इंड एएस की। अकाउंटिंग पॉलिसीज को एग्जामिन करो, क्या ये अकाउंटिंग पॉलिसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के कंप्लायंस में है, क्या अकाउंटिंग पॉलिसीज के डिस्क्लोजर दिए गए, और यदि कोई डेविएशन हुई तो क्या ऑडिटर ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, क्या ऑडिटर ने अपनी रिपोर्ट में लिखा। तो जो ये चीजें हैं क्वालिटी रिव्यू की चेकलिस्ट का पार्ट है, और बहुत जनरल बातें हैं कि जो एज ए ऑडिटर आप मान कर चलते हैं कि ये चीजें एक ऑर्गेनाइजेशन की ऑडिट को करते वक्त हमें ध्यान में रखनी है, और कहीं पर कोई हमें नॉन कंप्लायंस मिले, वी हैव टू रिपोर्ट, वो इस चेकलिस्ट का पार्ट बनता है। तो अब इस क्वालिटी रिव्यू के टॉपिक में, टॉपिक तो बहुत लेंथी है, बट जो जो चीजें आपको लर्न करनी चाहिए मैं एक बार फिर आपको समअप करा देता हूं। पहला टॉपिक तो यही है L1, स्कोप ऑफ क्वालिटी रिव्यू। दूसरा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये रहा फंक्शंस ऑफ QRB। तीसरा क्वेश्चन जो आपको लर्न करना है, प्रोसीजर्स टू बी फॉलोड बाय QRB। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टेजेस ऑफ क्वालिटी रिव्यू, L4। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। L5 प्रिंसिपल रिक्वायरमेंट्स ऑफ रिपोर्टिंग। L6 बोर्ड क्या एक्शन रिकमेंड कर सकता है। L7 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टेक्निकल रिव्यूअर, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टेक्निकल रिव्यूअर। कॉन्फिडेंशियलिटी पर मुझे नहीं लगता कोई क्वेश्चन आ सकता है अमृतसर। L8 तो ये 8 टॉपिक्स हैं जो आपको क्वालिटी रिव्यू में लर्न करने चाहिए।